राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष मेहरुनिसा टाक ने 18 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। हनुमानगढ़ की नोहर नगर पालिका से उन्होंने सियासी सफर शुरू किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहरुनिसा पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी में शामिल हुई थी। खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें पार्टी में शामिल किया था। वो नोहर नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजूर अली टाक की पुत्रवधू थी। नोहर क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग में उनके परिवार की गहरी पकड़ है। मेहरुनिसा नगर पालिका समेत विधायक का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वो नोहर नगर पालिका की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मेहरुनिसा ने बूथ लेवल से काम करते हुए मदरसा बोर्ड अध्यक्ष तक का सफर तय किया। मजबूत इरादे और लक्ष्य पर नजर मेहरुनिसा की खासियत है, जिसके दम पर उनका सियासी सफर जारी है। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। आज जिस चेहरे से मुलाकात कर रहे हैं वह राज्य मदरसा बोर्ड की अध्यक्षा मेहरुनिसा टाक। मैम, पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है शिक्षा, और शिक्षा भी आधुनिक शिक्षा, जो उनको दीन के साथ में आज से भी रूबरू कराए। और मदरसे मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के आज भी जो प्राइम शिक्षा के केंद्र वो मदरसे हैं। राजस्थान में जिम्मेदारी आपकी है, क्या एजेंडा है? मॉडर्नाइजेशन मदरसे को सिर्फ आज के जो लेवल है उसको सिर्फ एक कंप्यूटर दिखाकर उसको ये बता दिया जाता है कि हमने कंप्यूटर रख लिया है मदरसे में और ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन है। बल्कि इसका जो तरीका होना चाहिए वो क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट का होना चाहिए। जो हमने आते ही सबसे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनका ये एजेंडा है कि आप फैसिलिटीज अवेलेबल करवाओ, लेकिन उस फैसिलिटीज का उपयोग होना चाहिए। जिस चीज़ की ग्राउंड लेवल को बच्चों को ज़रूरत है, एक प्राइमरी लेवल का बच्चा कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता। इंस्टेड कि उसको जब तक ये पता नहीं हो कि COMPUTER कंप्यूटर होता है, जब तक वो उसको लिखना नहीं सीखेगा, उसको प्रोनाउंस करना नहीं सीखेगा, वो कंप्यूटर को देखेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक वो उसे चलाना कैसे सीखेगा? मुद्दा ये केवल कंप्यूटर का नहीं है। क्या हमारे मदरसे जो आधुनिक शिक्षा है, चलिए मैं सीधा पूछता हूँ, जो मिशनरीज की स्कूल हैं जी, वहाँ पर भी दीन की शिक्षा कहीं ना कहीं उसमें होती है, धर्म की शिक्षा होती है, लेकिन साथ में सारी दुनिया की शिक्षा भी होती है। क्या हमारे मदरसे मिशनरीज की स्कूल की तरह आधुनिक, सुविधा संपन्न और आज की शिक्षा से जुड़े होंगे? देखिए, ये सिर्फ एक सरकार का या फिर सिर्फ एक समाज का योगदान नहीं, बल्कि दोनों चीज़ें, दीनी और दुनियाई तालीम, तब दोनों संभव हो पाती हैं। हमारे बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत से समाज के लोगों ने बहुत इसको अपलिफ्टमेंट कर रखा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये इसलिए नहीं है कि इसको कुछ लोगों ने व्यावसायिक रूप से इसको देख रखा है। अगर जब तक समाज जागरूक होकर उसको, क्योंकि जब तक आप एक रेवोल्यूशन पूरा समाज नहीं लाता है, किसी मांग को लेकर उसको रेवोल्यूशनरी नहीं बनाता है, तब तक उसको कोई नहीं सुन पाता है और उसको संभव होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम इसको व्यावसायिक रूप ना देकर, अगर हम इसको क्वालिटी एजुकेशन और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में अगर हम सोचेंगे और हम सब इसको दोनों तालीमों को साथ में लेकर अगर हमें इसको अपलिफ्टमेंट करना है, तो इसमें दोनों का ही योगदान बराबर होना चाहिए, ये मानती हूँ मैं। बतौर मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष आप क्या करने वाली है? मेरा विजन सबसे पहले यही है कि जब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे बच्चे अभी तक दरी से भी नहीं उठे हैं, तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे दरी पे बैठे हैं, कम से कम ये दरी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और एटलीस्ट हमारे बच्चे अभी इस साल के अंदर सब फर्नीचर्स पे आए, ताकि वो खुद तो ऊपर बैठे। हम क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो ये जो दरी सिस्टम है ये वी आर गोइंग टू बैन। और हम मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा मसला है प्रदेश में। जी, उनकी मांगे हैं कि उनको जितना एक न्यूनतम लेबर को मिलता है उतना उनको मानदेय नहीं मिल पाता है। उनकी जो एक्चुअल में उनकी जो मांगे हैं वो रखी जा रही हैं आगे, और सोच है सरकार की, पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इनको परमानेंट किया था, और अभी भी मुझे लगता है कि हमारे प्रयासों से और हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन से बहुत कुछ होने वाला है।
और जैसा कि क्वालिटी एजुकेशन की जहां आप भी कह रहे हैं और सभी कह रहे हैं, उसके अपलिफ्टमेंट में भी हम लगे हुए हैं कि ऐसी एनजीओज को और ऐसे सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा जाए जो इसमें हमारे बच्चों को आगे से आगे जो भी क्वालिटी वर्ड्स हैं, जो उनको इंस्पायर करने वाली चीज़ें हैं, हमें किस फील्ड में काम करना है, उसका एक पूरा फीडबैक बन रहा है और उस पर हम आगे काम भी करने वाले हैं। बात ये होती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही उठता है कि सब क्या अक़लियतों के साथ में न्याय हो पाएगा। और अक़लियतों के साथ में अगर सबसे बड़े न्याय का मुद्दा है तो शिक्षा है और सीधे सीधे मदरसे हैं। क्या पर्याप्त बजट, क्या पर्याप्त साधन, क्या पर्याप्त सुविधाएं मिल पाएंगी आपको? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई मुस्लिम एंटर होता है या उसकी सरकार आती है तो सीधा ही किसी और चीज़ को टारगेट नहीं किया जाता है, सिर्फ यही टारगेट किया जाता है कि जो इस पार्टी को ज्वाइन करता है या जो इसमें काम कर रहा है वो बिल्कुल काफिर का रूप दिया करते थे। लेकिन आज वो परसेप्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, नया यूथ आ गया है, उसको समझ में आ गया है कि हमें कहाँ जुड़ने से फ़ायदा है और हमें क्या, हम आगे हमारा विजन क्या है। हमारे जो ऊपर नेता बैठे हैं उन लोगों का ये बिल्कुल भी मानसिकता नहीं है कि इसको एक हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा बनाया जाए या हम कहीं लैक ऑफ नॉलेज हैं या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता है। क्योंकि मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पद का दायित्व दिया, मैंने एक विजन रखा उनके सामने कि मुझे मेरे मदरसों में स्वच्छ पानी देना है। आई वांट कि मेरे मदरसे आरओ फिल्टर वाटर पिए। तो उन्होंने उसको बिना किसी सोचे समझे और मेरे को वो बजट अलॉटमेंट किया। उसके जो मेरी जो सोच है वो उनको बहुत दिल से खुशी हुई। शी वांट्स के मदरसे स्मार्ट क्लास हों, वहाँ पर बच्चे फर्नीचर्स पे बैठें, एटलीस्ट वहाँ पे जो डस्ट फ्री बोर्ड्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो ये सब हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं जस्ट इन 15 डेज। मदरसे सवालों में है जी, इस देश में नहीं, पूरी दुनिया जहान में। पड़ोसी मुल्क की बात करें या आजकल जो चर्चा है सीरिया से तक, मदरसों पे बहुत सवाल है। उन सवालों के जवाब आपको देने होंगे कि हिंदुस्तान में और कम से कम राजस्थान में वो सवाल ना उठे। बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो सिर्फ मुद्दा मदरसों को ही बनाया जाता है। ऐसा क्यों? जो भी ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई नींव है जो सिर्फ बोर्ड के चलाने से नहीं चल रही है। ये बोर्ड नहीं था तब भी मदरसे थे और इंशाल्लाह बोर्ड नहीं रहेगा तब भी मदरसे रहेंगे। ये उन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सींच के इन संस्थाओं को बनाया है। और यहाँ पर कम से कम राजस्थान में तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जहाँ पे कोई गलत गतिविधियाँ हो रही हो, यहाँ जहाँ शिक्षा के अलावा कुछ हो रहा हो। वो बच्चे इतने गरीब और मासूम बच्चे हैं जिनको वो अलग अलग जगह से वहाँ पे लाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से अपने टारगेट भी हमेशा वही रहे साहब, गरीब मासूम बच्चे ही टारगेट रहे हैं। जो इस प्रकार की फिरकाफस्त ताकतें हैं हमेशा उनके निशाने पे ऐसे ही लोग। जी ऐसा है, मुझे राजस्थान में तो ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं लगा जो इन सब गतिविधियों में आज तक कभी आप भी। सब राजस्थान के अंदर अगर सीमावर्ती इलाकों के मदरसों की बात कहें या मेवात के इलाकों के मदरसों की बात कहें तो लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ बदल पाएंगे या मदरसा बोर्ड वहां तक पहुंच पाएगा? क्योंकि वो ऐसे मदरसे हैं जो कि मदरसा बोर्ड से कोई सहायता नहीं लेते, मदरसा बोर्ड के कंट्रोल में नहीं है। जी वो यही है, मैं तो सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि इनको हमारे विजन में आना चाहिए, हमारे सर्विलेंस में आना चाहिए, तो वो उनको प्रेरित करें कि हम जो फैसिलिटीज जो दे रहे हैं हम लोग उस पर कब्जा नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन बना रहता है हर मुस्लिम का कि अगर मदरसों को रजिस्टर्ड कराएंगे तो उनकी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, उनकी बिल्डिंग पे कब्जा हो जाएगा या फिर वो उसके ऊपर इंटरफेयर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मदरसा बोर्ड सिर्फ उनको फैसिलिटीज अवेल कराने के लिए है। तो ऐसा बहुत जागरूकता भी आ रही है और आने के बाद मैंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि सभी, जब बात चली कब्जे की तो उल्टा आप ही की पार्टी के विधायक मदरसों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो मंदिरों की और स्कूलों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। जी ऐसा है, मैं तो ये कहूंगी नॉट इवन मदरसा, अगर कोई भी गलत गतिविधियों में है तो सभी इंस्टीट्यूट्स का या सभी संस्थाओं का इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन टारगेट अगर आप एक ही चीज को करते हो तो दिस इज नॉट फेयर। मदरसों के अंदर जो शिक्षक हैं या मौलवी साहब हैं जी या वहाँ की जो बाकी की एक्टिविटीज हैं उनको लेकर के पुलिस वेरिफिकेशन की बात चल रही है कि सब रेगुलर होने चाहिए, आप कहाँ तक ठीक मानती हैं उसको? जी ऐसा है, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है,
यहाँ वेरिफिकेशन तो हम एक घर में किसी को भी अनजान को रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन पहले कराते हैं, तो डर उसको होता है जो कोई गलत करता है। तो मैं तो कहती हूँ वेरिफिकेशन सभी जगह के होने चाहिए, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं और जो भी इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं उन सब के होने चाहिए। मुद्दा सिर्फ मदरसों को बनाकर उसका वेरिफिकेशन करें, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और मदरसों से जुड़ी है, क्योंकि आप मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मैं जैसे शुरू में कहा कि अक़लियतों की शिक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। क्या ये नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को मदरसों के नाम पर आम जो मुख्य धारा है वो कट जाता है? एक बच्चा, मासूम बच्चा बाकी सब बच्चों के साथ में एक सामान्य सरकारी स्कूल या निजी स्कूल में जाए जहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ रहे हों, तो ज़्यादा अच्छा विकास नहीं होगा बनिस्बत उसके कि वो एक ही अपने ही समुदाय के लोगों के बीच में एक ही बात करे। देखिए, ये मदरसों में कतई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही बच्चे पढ़ सकें। मैं आपको बहुत से ऐसे मदरसे बताती हूँ जहाँ पर नॉन मुस्लिम बच्चे भी आते हैं। ये तो एक मानसिकता बन गई है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को चेंज करना, तो ये जो सामाजिक जो निर्णय जो उलेमा लेते हैं उसका तो निर्णय वही ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अगर इंटरफेयर करके उन पर डिसीजन करते हैं तो ये उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। और जो इतने सालों से जो चीज़ चली आ रही है उसमें अपग्रेडेशन करने के बजाय अगर हम उन्हें बिल्कुल ही उनके स्तर से गिराएंगे तो मुझे लगता है ये एक पूरे समाज के साथ अन्याय की वाली बात हो। सर जी, मदरसों से सीधा जुड़ा मामला है वो टीचर्स का है, पैरा टीचर्स का है। मैं वापस उसी सवाल पे आऊँगा। अभी आप लगभग 4,000 रुपये के आसपास उनको देते हैं। 4,000 रुपये में न घर चलाना संभव है न खुद का जीवन चलाना। मुद्दा वही आता है कि जहाँ एक सामान्य सरकारी टीचर 25 से 30,000 रुपये की तनख्वाह लेता है और मदरसों में केवल 4,000। ये चीज़ तो आपको बदलनी पड़ेगी, तभी आप एक क्वालिटी शिक्षा दे पाएंगे। दूसरा, मदरसों में जो टीचर्स हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस को लेकर के भी आपको कुछ चीज़ें तय करनी पड़ेगी। उसी से आधुनिक शिक्षा, जिसको दुनियाई तालीम कहते हैं, वो दे पाएंगे। आपका पहला सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी जो एक लेबर मानदेय होनी चाहिए उसके हिसाब से उनकी मानदेय बहुत कम है और वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। इसमें हमने प्रपोजल बनाकर सब कमेटी को भेज दिया है, जिसके हमारे मेंबर्स माननीय राठौड़ साहब, यूनुस साहब और ये सब लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय के अंडर ये कमेटी है। तो हमने प्रपोजल भिजवा दिया है और बहुत जल्द इस पर डिसीजंस पे उनके आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सोच समझकर आगे प्रोजेक्ट करना पड़ता है। इसमें हमने वेतन बढ़ाने की भी बात कही है, साथ में उनके साथ जो तकलीफ़ें हैं कि जैसे हमारा छठा चरण है, बहुत सारी तकलीफ़ें जो वो झेल रहे हैं, उन सब का पूरा हमने उल्लेख किया है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत जल्द एक कोई डिसीजन देंगी, जिससे कि हमारे जो बहन भाई इतने सालों से काम कर रहे हैं। टीचर्स, पैरा टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के ऐसा है, क्वालिफिकेशंस इसमें बीएड अभी जो अनट्रेन है या फिर जिनका क्वालिफिकेशंस, वैसे तो बीएड है, उर्दू में बीएड, इसमें क्वालिफिकेशन है, बीए है, एमएड है। अभी जो सब्जेक्ट टीचर्स का जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास, हमने इसमें एक इंक्रीजमेंट किया है। हमारी एक स्पेशल स्कीम है सेंटर से, SPQM नाम से, उसका हमने अभी एक अपलिफ्टमेंट किया है कि उसको हम प्रभावी लाने के लिए उसमें हम सब्जेक्ट टीचर्स जो है पर सब्जेक्ट हमने हर मदरसों से, इसमें हमारे पास 626 ऐसे मदरसे हैं जिसमें हमारे पास पैरा टीचर्स वहाँ नहीं है और वहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स उसमें हमें चाहिए। तो उस स्कीम से हम वहाँ पर टीचर्स का सिलेक्शंस करेंगे और जो बच्चे हमारे मदरसों में एटलीस्ट अगर 10 बच्चे भी किसी सब्जेक्ट के हैं और वो लैक ऑफ टीचर हैं तो वहाँ पर वो उपलब्ध होंगे और उसमें उनकी क्वालिफिकेशंस भी डिसाइड हो रही हैं, उसका क्राइटेरिया जो है वो बन रहा है। और कुछ अगर अनट्रेंड है तो हमें अभी ट्रेंड प्रोग्राम्स हमने परमिशंस ली हैं और अभी ऑन फाइलिंग है, तो उसमें भी हम ट्रेनिंग का जो उनका सिलसिला है कि हर पीरियड ऑफ टाइम दे शुड बी ट्रेंड, गेट ट्रेंड, तो वो भी हम करने जा रहे हैं, जिससे उनको जो नई आधुनिक शिक्षा है, आगे क्या
रिवीजन रिवाइज कोर्सेज हैं, उसकी भी हम ट्रेनिंग उनको आने वाले समय में देने वाले हैं। टीचर्स के साथ में फिर आज की तारीख में जो सरकारी स्कूलों के अंदर बड़ा मुद्दा है वो मिड डे मील का है। जी, अभी भी मदरसे जो हैं वो सरकार की इस बेहतरीन सुविधा से महरूम है। जी, ऐसा ज़रूर था। ज्वाइनिंग के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसकी पालना करते हुए हमने सबसे पहले यही स्ट्रिक्ट किया कि मिड डे मील जो भी मदरसा नहीं लेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि लेकिन अभी भी मना कर रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी फीडबैक लेंगे तो इट्स इम्प्रूविंग डे बाय डे। मैंने पूरे बीकानेर डिवीजन का और जोधपुर आई हैव स्टार्टेड मैंने दौरा किया है। ऐतराज क्या है सर? बेहतरीन भोजन बना हुआ है, अच्छा भोजन है, स्वास्थ्यवर्धक है। जी, उनको ऐसा लगता है कि द एनरोलमेंट ऑफ जो चिल्ड्रन है उसमें वो फाइलिंग जो है उनको ऐसा लगता है कि हम पे कंट्रोल हो जाएगा, जितने बच्चों का हम खाना ले रहे हैं क्या पता उसमें हमारा मतलब इंटरफेरेंस हो जाएगा। जो सरकारी व्यवस्था में आने में ऐतराज क्यों है सर? ये आप समझते हैं उनको बोर्ड में रजिस्ट्रेशन, पहला ऐसा वक्त था कि बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने में उनको संकोच था। वो मंजर भी बदला है तो ये मंजर भी बदलेगा। ये सिर्फ जागरूकता करने की बात है सर। मैं आपको ऑन फील्ड यही बताऊं कि जो लोग अखबार नहीं पढ़ते थे आज वो अखबार पढ़ने लगे हैं, जो लोग नेट नहीं जानते थे आज वो नेट पे न्यूज़ लेते हैं। शिक्षा को भी लेकर के सवाल है मदरसों में। जी, ऐसा है। मैं आपको बताऊं कि हमने अभी आने वाले 18 या 19 तारीख को ही हम माननीय राठौड़ साहब ने हमें हेल्थ स्कीम से जो बाल संग्रह स्कीम है उससे जोड़ा है और हमारे सभी मदरसों को एंटाइटल्ड कर दिया है कि और जो टीम है वो 20 तारीख के बाद से सभी मदरसों में हेल्थ चेकअप्स चालू कर देगी। और इसके अलावा जो हमारी बच्चियां 10 से 16 साल की जो बच्चियां हैं जो वहां पर मदरसों में पढ़ती हैं उनको सैनिटरी नैपकिन्स बिल्कुल फ्री वहां उपलब्ध होंगी। तो ये अभी हमने हेल्थ से इस मदरसा को जोड़ा है और इसमें बहुत अच्छा आएगा। मतलब आप आगे आगे देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है फिजिकल ट्रेनिंग का जो इशू आता है जी उसमें मदरसे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते सर। चाहे खेल की बात हो, चाहे व्यायाम की बात हो, या अभी जो विवाद चला योग की बात हो, ये सारी चीजें को लेकर के क्यों बच्चों को महरूम रखा जा रहा है? देखिए, योग समझने में फर्क है। हम जो नमाज पढ़ते हैं वो भी योग है, वही योग, वो भी योग ही है। सारे जो स्टेप्स अपन जो करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, इट्स बिल्कुल सिमिलर। बस हम दुआ करते हैं और आप ओम बोलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। तो ये फर्क है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि मदरसों में जो एंटरटेनमेंट है या फिर आप कहेंगे खेल की जो सुविधा है वो अभी इतनी जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि वो बच्चे बहुत इतना अपन तो खाली एक तालीम देते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं। हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल्स में जाते हैं उनको दीनी तालीम भी लेनी पड़ती है जिसमें कि बाय हार्ट वो हर चीज़ याद करते हैं और उसके लिए बहुत डिवोशन की ज़रूरत होती है। तो वो एक टाइम जो उनका पंक्चुअलिटी रहती है वो सोचते हैं कि उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए, इसलिए वो लोग इस चीज़ से थोड़ा सा बाइकआउट रहते हैं ताकि हमारे बच्चे डाइवर्ट ना हो जाएं। जो बच्चा खेलेगा तो उनको ऐसा लगता है कि खेल में अगर आगे हो जाएगा तो वो हमारी इन बातों पे गौर नहीं कर पाएगा या उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप युवा हैं, प्रभावशाली हैं राजस्थान सरकार में, क्या आपके कार्यकाल में इस प्रदेश के मदरसों की दशा, दिशा और चेहरा बदल पाएगा? मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ मंजर बदल दूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर प्रे करती हूँ कि अगर इसी तरह आशीर्वाद रहा और हमारी मुख्यमंत्री जी के विजन अगर इसी तरह चलते रहे तो मुझे लगता है बहुत हद तक आप अपने मुंह से कहेंगे कि नहीं, सच में आपने कुछ बदला। चलिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे मदरसा बोर्ड की अध्यक्षा मेहरुनिसा जी से। अब खुद मेहरुनिसा जी से बात करते हैं। पिछले कुछ समय से राजस्थान के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका चेहरा बन करके धीरे धीरे उभरी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, जहां पर कहते हैं कि सब इस तबके के लोगों की कमी है और विशेषकर महिलाओं की। तो ये क्या दौर था, कैसे संपर्क में है, क्योंकि पूरा परिवार आपका कांग्रेस में है? जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने फ्रॉम द एज ऑफ 18-19 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर पॉलिटिक्स,
तो मेरे ससुराल पक्ष से ही हम नौहर नगर पालिका क्षेत्र 45-50 सालों से वी हैड माय ग्रैंडफादर इन लॉ, वो चेयरमैन नगर पालिका थे। मैं कहूँ कि हनुमानगढ़ के इलाके में एक अच्छा प्रभावशाली परिवार रहा है। जी जी। तो फर्स्ट जब मैं ब्याह के गई तो वहाँ पर वुमेन सीट थी और मैं वहाँ लॉन्च हुई और मैंने वहाँ पर देखा तो इट वाज वेरी न्यू कि मैं एक व्यावसायिक परिवार से, वैसे माय दादाजी रहमत खान जी वाज वेरी फेमस पर्सनालिटी हियर, तो उनके वहाँ से मैं एक ऐसे परिवार में गई जहाँ पॉलिटिक्स का बहुत वो था महत्व। तो ये समझने में बहुत टाइम लगा। जब मैंने चेयरमैन बनी तो मैंने वहाँ पर काम किया, और लेकिन जब लोगों की तकलीफ़ें सुनी, मुझे ये कैडर का नहीं पता था कि एक चेयरमैन बीपीएल कार्ड की सर्वे करता है। तो मैंने सब चीज़ भुला के और उन लोगों के साथ बैठ के 4-5 हज़ार फॉर्म भरे। ये नहीं पता था कि आगे आपको ये काम हो भी पाएगा। बहुत ज़्यादा वो थी, एक जोश था कि नहीं आई कैन डू एवरीथिंग। नॉलेज भी बढ़ी। मतलब आज मुझे पॉलिटिक्स में आए 15 साल हो गए। जब मेरा ये जितने भी स्वराज संकल्प यात्रा मैडम की हुई तो उन्होंने वहाँ जब जो भी सर्वे की तो उसमें उनको ऐसा लगा कि मुझसे उन्हें, तो उन्होंने मुझे बुलवाया एंड शी अप्रिशिएटेड, और उसके बाद वार्ता हुई। उन्होंने सब चीज़ देखी। मेरे को उन्होंने कन्विंस किया कि इफ़ यू वर्क, मुझे ऐसे काम करने वाले लोग चाहिए। तो मुझे भी उनके जो विजन्स हैं, मेरे अंदर हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं उनके साथ जुड़ूं, लेकिन वो हो नहीं पाता था क्योंकि आप जब तक आप अपने काम की सराहना नहीं लोगे, आप फील्ड में काम नहीं करोगे तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। तो मैं तो बहुत एहसान मानती हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल की कार्यकर्ता को उठाकर उन्होंने। मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपका संपर्क रहा है, जिस तरीके से जो राष्ट्रवादी विचार के साथ में मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की बात है, कितना सहमत है इनसे? जी, मैं इनकलाब से बिल्कुल परे हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कन्विंस कर और अपने मुद्दों पर खड़े रहकर, अगर कन्विंस कर मुद्दों पे खड़े रहकर और सच्चाई पर रहकर अगर आप कोई काम करोगे तो वो कोई भी आदमी हो और कोई भी पार्टी हो, उसको उसे मानना पड़ेगा। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है और आपकी बात में सच्चाई है और आप उसको साबित कर सकते हो तो कोई भी आपके काम को झुठला नहीं सकता। आपका विजन होना चाहिए, आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए और आप अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हो। भारतीय जनता पार्टी में आप अपना भविष्य देखती हैं लंबे समय तक? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना वेलकम किया है कि सराहनीय नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। यहाँ पर जब मैंने एंटर किया तो मेरी हस्ती सिर्फ इतनी थी कि मैं एक पार्षद थी और यहाँ के पार्टी के, मेरे से कोई इंट्रोडक्शन नहीं था उनका। पियोन से लेके और एक राष्ट्रीय तबके के नेता ने भी मुझे इतना मान सम्मान दिया कि मुझे समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की कदर नहीं है। चलिए, आज के अगर मैं 15 साल या 10 साल बाद आगे के बारे में मैं पूछूं तो मेहरुन्निसा जी कहाँ होंगी, खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? देखिए, भविष्य का कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आई एम स्टिक टू माई पार्टी, मेरे परिवार का, क्योंकि हम संस्कारी लोग हैं और हम संस्कारों की जहाँ बात करते हैं और मजबूती की जहाँ बात करते हैं तो मुझे लगता है कि घर आपका चाहे ईंट का हो, चाहे मिट्टी का हो और चाहे आपका आरसीसी से बना हो, लेकिन घर घर है। जब मैंने घर में एंट्री की है तो मैं इस घर को मुकाम बनाऊंगी और इसी में रहना पसंद करूंगी। आई एम स्टिक टू माई वर्ड्स और आई रिस्पेक्ट माई ऑल माई सीनियर्स कि मुझे इतना बड़ा प्यार, सम्मान और जो दायित्व दिया है उसको मैं सही तरीके से संभाल पाऊँ। चलिए साहब, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़।